में आप अगर पूरा फिगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, फॉर 72 आवर में इट वाज कंट्रोल। No, I've looked at all that. I've looked at all that. बाद में क्या होता था, उसी चीज़ों को वो उछालते रहते थे। जैसे मैंने एक दिन दो चीज़ों में, मैं ये एनडीटीवी समय नहीं था, कोई और नाम था उस टीवी का, राजदीप और बरखा वगैरह सब साथ में काम करते थे। एनडीटीवी था ना, पता नहीं, कुछ तो भी था उनका। एनडीटीवी स्टार न्यूज नहीं बना था वो, तब सब स्टार माना जाता था सर टीवी, कुछ तो भी था, नाम दूसरा था। सूरत में बरखा एक बाजार में खड़ी थी। सूरत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, थोड़ा सा दुकानें जली हैं, जैसे टिम्बर मार्केट, एक छोटा मोटा घटना घटा। तो वो एक बाजार बंद था, वहाँ से वो खड़ी रही है। ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो क्या? और मुझे याद है उस दिन मैंने उनके टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भाई अगर आप उसको भड़काते हो। दूसरी घटना क्या घटी, अंजार के अंदर उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट किया कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कच्छ में हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम भूकंप से बाहर आए हैं, और वहाँ पर एक मंदिर टूटना, ये तुम खबर फैलाओगे क्या होगा? और तुमने इंक्वायरी की है क्या? क्यों आग लगा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी न्यूज़ तो 30 मिनट सेकंड के अंदर ऊपर आ जाती है, पुलिस मेरी यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं। भाई क्यों आग लगा रहे हो? मैं उसको फ़ोन किया है, बरखा को, राजदीप होगा शायद, जो भी हो, उस समय ये दो तीन लोग काम करते थे। मैं बहुत उनसे, तो मैंने कहा मुझे अब तो वो तुम पर रोक लगाना पड़ेगा, तुम यही करते हो तो। जब मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने पुलिस से पूछा, क्योंकि मैंने वही उसी पर देखा कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा है। मैंने कहा भाई देखिए नियम, मैं बताता हूँ ना, मैंने कहा नियम है कि मंदिर मस्जिद ये वो बोलना नहीं चाहिए हम लोग, ये प्रोटोकॉल तो उपयोग करो। मैंने कहा आप लोग ये नॉर्म एस्टैब्लिश है, हम क्यों ऐसा जाति का उल्लेख करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों कहते हैं? वो उस प्रकार से मैंने उनको समझाया। मैंने इंक्वायरी की, ये छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं, छोटा सा ऐसा खड़ा करते हैं, उस पर किसी ने जाकर के, एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था, नुकसान पहुंचाया, थोड़ा मामूली सा, जिसको इतनी बड़ी आग लगी हो तब ऐसे चीज उछालने से क्या होता है? मैं उनको समझा रहा था सबको कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो ये लगातार हमारी कोशिश यही थी कि जो रिलीफ कैंप में हैं उनको रिलीफ मिले। Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look, my agenda is about development, my agenda is about water scarcity, my agenda is not about communal politics, I am sorry about 2002. जिस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स ने जो विषय तय किया है और जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, उससे बाहर जाकर के कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है, वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे। जो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे तो ये शोभना भरतिया जी तय करे आगे क्या करना है, कैसे एंकरों को बुलाना, क्या करना वो आप तय करें, कैसे वक्ताओं को बुलाना आप तय कर लीजिए। और CNN IBN आपका पार्टनर है, तो आप दोनों मिलकर के तय कर लीजिए। मेरा भाग्य मेरे गुजरात की जनता तय करेगी। और दूसरी बात है जी, मैं जब कहता हूं कि मैं 18,000 गांव में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाया, अब आपको उसमें 90% 10% खोजने का, वो कौन सी विकृतियां आपके भीतर घुस गई है कि जो पूर्ण नहीं देख सकती हैं, वो कौन सी नेगेटिव चीजों ने आपके अंदर घर कर गया है जो देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अगर मैं साबरमती के अंदर नर्मदा का पानी पहुंचाता हूं और साबरमती में नर्मदा का पानी पहुंचाने के कारण मेरे अहमदाबाद शहर के फ्लोराइड कंटेंट कम होता है और एक अच्छा पानी मेरे अहमदाबाद के नागरिकों को मिलता है, तो ये क्या जरूरत है कि कितने परसेंटेज को क्या मिलता है और कितने परसेंटेज को क्या
पूरे शहर को मिलता है, ये अगर मैं भाषा बोलता हूं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है, ये निर्णय आपको करना होगा। आपने अपने आप में वो दम होना चाहिए उन विकृतियों से बाहर आने का। और मैं मानता हूं आप देश को इन विकृतियों के अंदर कितने साल तक जकड़ के रख पाओगे, नहीं जकड़ के रख पा सकते हो। So, Narendra ji, Modi ji, are you saying India has moved now beyond the politics of negativism? नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल देश के हर बड़े नेता के निशाने पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, आप जिस भी नेता का नाम ले लीजिए, उनके निशाने पर ये एक ही नेता है। और वो नेता आज होंगे आपके निशाने पर, देश की जनता के निशाने पर। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं बोल सकता देखिए, हूं। वो जो एक इंटरव्यू मेरे पास में है जो आपने दिया था, उस इंटरव्यू में आपने कहा, ये मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ देखिए हेडलाइन छपी हुई है, जी, मैं हम बता- इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख होता है। हाँ, लेकिन उसमें किसी को कहाँ कहा है मैंने? आपके के शब्द हैं? आपकी क्या हेडिंग? देखिए, मैं आपको मैं मुजरिम मैं हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछ ले रहा हूं, इसको दोबारा पढ़िए आप। मैं पूरा पढ़ देता हूं। ऊपर वाला पहले पढ़ आपने लीजिए। ऊपर तो है, हम इंसान हैं, कुत्ते का बच्चा भी कार के नीचे आ जाए तो दुख हाँ, होता है। ये तो हमारे हेडलाइन है। यहाँ- लेकिन आप हमारे पूरी यहाँ- बात तो सुनने दीजिए ना हाँ, मुझे। मैं आपको पूरी बात चलिए। आपसे पूछा गया सवाल 2002 में जो हुआ उस पर आपको अफसोस है, तो आपने कहा भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया में अच्छी अदालत के तौर पर जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दी गई। इससे अलग एक बात, ये कोई भी व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा हो और हम पीछे बैठे हों, कुत्ते का एक छोटा बच्चा पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होगा कि नहीं? जरूर दुख होगा। मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, लेकिन मैं एक इंसान हूं। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कोई भी, अरे भाई चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है, चींटी मर जाए तो भी पीड़ा होती है। ये आपकी संवेदना की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए मुहावरे होते हैं। उसको अगर कोई ये कहे कि आपने इंसान को चींटी कह दिया, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करने वालों का प्रॉब्लम है। दूसरा, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, जब हिंदुस्तान के कुछ मीडिया के मित्रों ने इसको उछाल दिया, जिसने इंटरव्यू लिया था वो विदेशी होने के बावजूद भी उसने ट्वीट किया कि मोदी ने ना ऐसा कहा है, न हमने ऐसा समझा है, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। यानी इंटरव्यू लेने वाला एक फॉरेनर भी मेरी संवेदना को समझ पाया। लेकिन जो न्यूज़ ट्रेडर्स हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया तो बहुत अच्छा है, मीडिया की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे मीडिया के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो न्यूज़ ट्रेडर्स है, इन न्यूज़ ट्रेडर के लिए माल बेचने के लिए काम आता है तो उपयोग करते हैं। लेकिन आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझ में इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। मुसलमानों को भी ऐसा ही भरोसा दिला सकते हैं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, भारत मां का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। किसी को आपसे डरने की जरूरत नहीं है?
कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। देश को लूटने वाले, उनको डरना पड़ेगा। अन्याय करने वालों को डरना पड़ेगा। और मैं ये बात कहने से डरता नहीं हूं। सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें जो मर्जी पड़े वो चले। कानून का राज होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, लोगों को अपने जीवन जीने का भरोसा होना चाहिए। ये नहीं है, यही तो मुसीबत है। और नहीं है उसका कारण है न कानून का डर है, न व्यवस्था का डर है, न अफसर का डर है। आपको घर में भी कुछ तो डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, और डिसिप्लिन रखना गुनाह है तो भारत की भलाई के लिए वो गुनाह भी मुझे मंजूर है।